दोस्तों नमस्कार। आपने मध्य प्रदेश में किराया कानून लागू होने के संबंध में उपबंध के बारे में जानकारी चाही थी, तो मैं अपना ये नया एक वीडियो आपके लिए मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के संबंध में जारी करता हूँ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उस समय मध्य प्रदेश में स्थान नियंत्रण अधिनियम 1955 प्रवृत्त था, वो चालू था। सभी केस उससे गवर्न होते थे। फिर जब उस एक्ट की विवेचना की गई तो ऐसा पाया गया कि कुछ प्रावधान किराएदारों के पक्ष में ज़्यादा है और मकान मालिकों को बहुत लंबी समय तक केसों को लड़कर ही अपना मकान खाली कराने का समस्या पैदा होती थी। तब इस एक एक्ट को बनाया गया जिसका नाम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है। ये बहुत बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें किराएदार को भी उतने ही अधिकार है, मकान मालिक को भी उतने अधिकार है। किराएदारों को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, मकान मालिकों को भी प्रोटेक्ट किया गया है। किराए का निर्धारण, ऐसे तमाम बातों पर विस्तृत विवेचना करते हुए ये अधिनियम 25 दिसंबर 1961 को राष्ट्रपति से अनुमति इस अधिनियम की मिली और 30 दिसंबर 1961 से ये प्रकाशित होने के बाद लागू हो। तो मध्य प्रदेश में मूलतः मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 प्रवृत्त है और ये लागू होता है। हम इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में सबसे पहले यही बात बताई गई है कि इस अधिनियम का नाम मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 है। यह धारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये पहली ही धारा बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली लाइन लिखी है कि विस्तार की दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा। अगर इस एक्ट का विस्तार देखा जाए कहाँ तक लागू है तो यह मध्य प्रदेश की समस्त सीमाओं में लागू है। तो यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि स्थान नियंत्रण अधिनियम कहाँ लागू होता है। तो आपको ये प्रश्न हल करने के लिए इसका अंग्रेजी वर्जन भी देख लेना जरूरी होता है। वहाँ एक्सटेंड शब्द का यूज किया जाता है। एक्सटेंड का मतलब है विस्तार। तो विस्तार की दृष्टि से तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू है। परंतु अगर ये पूछा जाए कि अधिनियम कहाँ लागू होता है, प्रवृत्त होता है, इन्फोर्स प्रभावशील होता है, तो फिर इस अधिनियम में जो अनुसूची दी गई है, इस अधिनियम के पीछे अनुसूची दी गई है, उस अनुसूची में जिन शहरों का नाम लिखा है और उन शहरों में उस जिले में जो एरिया लिखा है वहाँ लागू होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रवृत्त अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की अनुसूची में जो जिले हैं और उनमें जो क्षेत्र लिखा है उस पर यह प्रवृत्त होता है। और लागू करना पूछा जाए तो ये पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होता है। फिर इस प्रथम अनुसूची में उन शहरों के, जिलों के, उस एरियाओं के नाम लिखे हैं जहां पर यह लागू होता है। यदि मध्य प्रदेश सरकार उस अनुसूची को संशोधित कर लेती है और संशोधित करने के बाद उसमें कोई नया शहर, नया जिला या कोई नया कस्बा या एरिया जोड़ती है तो उस दिनांक से वहाँ भी ये एक्ट प्रवृत्त हो जाता है। इसी के साथ जो कंटोनमेंट एरिया है, जहाँ मिलिट्री का एरिया है, पुलिस प्रशासन का एरिया है, जैसे जबलपुर, मुरार, सागर, पचमढ़ी, ये कंटोनमेंट एरिया है, यहाँ पर भी एक्ट लागू होता है, प्रवृत्त भी होता है। फिर यह अधिनियम मूलतः हिंदी में पारित किया गया है। ये पहली धारा में महत्वपूर्ण तथ्य हमारे को प्राप्त हुए। अब इसका मतलब एक प्रश्न यह आता है कि जहां स्थान नियंत्रण अधिनियम प्रवृत्त नहीं है तो क्या वहां मकान मालिक अपना मकान खाली नहीं करा सकता, या वहां किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई अनुबंध नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है। जहां यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं है उस क्षेत्र में हम स्थान नियंत्रण, इस क्षेत्र में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत पट्टे के प्रावधान लागू होंगे और हम उन पट्टों को भी ऐसे पढ़ेंगे जैसे किराएदार और मकान मालिक के संबंध में मकान मालिक ने किराएदार को उस मकान को या उस स्थान को उपयोग करने के लिए पट्टा जारी किया है और वो प्रावधान लागू होंगे। अब ये प्रावधान लागू होने के लिए सबसे पहले ये बात देखी जाएगी कि वह स्थान कौन सा है जिसमें ये एक्ट प्रवृत्त होगा, यह एक्ट उसको प्रभावशील होगा। तो यहाँ स्थान की परिभाषा दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको परिभाषा को यहाँ बेयर एक्ट में अगर देखें तो यहाँ लिखा है स्थान से अभिप्रेत है कोई भवन या भवन का भाग। तो एक महत्वपूर्ण बात होगी, भवन या भवन का कोई भाग। सपोज हम अपने मकान में रहते हैं और हमने सिर्फ आगे के 2 रूम किराए पर दिए रखे हैं तो वो हमारे भवन का भाग हो गया। हमने पूरा भवन किराए पर दिया है तो पूरा भवन हो गया। तो ऐसे क्षेत्र को स्थान कहेंगे। आगे लिखा है वह निवासिक हो या अनैवासिक और इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। दूसरा मुख्य प्रश्न यह हुआ कि स्थान नियंत्रण अधिनियम किस प्रयोजन के स्थान पर लागू होता है। तो यह याद रखना है कि निवासिक मतलब जहाँ रहना, खाना पीना, सोना, भोजन बनाना और हमारे निवास के लिए जो व्यवस्था है उस प्रयोजन से अगर लिया जाए तो वो निवासिक है। गैर निवासिक, अनिवासिक अगर ये बात लिया जाए नॉन रेसिडेंशियल तो इसका मतलब है कि हम उसको व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए या अन्य किसी और प्रयोजन के लिए ले रहे हैं जो निवासिक प्रयोजन नहीं है। निवासिक प्रयोजन को छोड़कर बाकी सब प्रयोजन को गैर निवासिक प्रयोजन बताया गया। तो ये बात ध्यान रखने की है कि ये अधिनियम किसी भी भवन या उसके भाग पर लागू होता है, स्थान की श्रेणी में आता है। निवासिक हो या गैर निवासिक वो भी स्थान की श्रेणी में आता है। परंतु यहाँ लिखा है कोई ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाई जा रही हो। अर्थात अगर कोई भूमि है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज में यूज हो रही है, अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही प्रयुक्त हो रही है, सिर्फ उसमें कृषि की जाती है, तो फिर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन वो स्थान नहीं है। और अगर वो एग्रीकल्चर यूज नहीं हो रही है तो स्थान के अंतर्गत है। जैसे हम देखें कि हमारे घर के आगे एक जगह प्लाट खाली पड़ा है, वो प्लाट हमने किसी व्यक्ति को किसी उपयोग करने के लिए, कोई जगह सामान रखने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए या कोई स्टोर बनाने के लिए दिया है तो ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे घर के सामने हमारा खेत है और उसमें सिर्फ हम खेती करते हैं और कोई पर्पज में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ खेती करते हैं, तो फिर स्थान नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं होगा। तो स्थान की परिभाषा में कृषि भूमि शामिल नहीं है। फिर इसमें शामिल है ऐसे भवन या भवन के साथ अनुलग्न उद्यान, मैदान, गैरेज, आउट हाउस, ये सब अगर हमारे साथ में कोई ऐसा मकान के साथ में कोई ऐसा भाग हुआ है जो गैरेज के रूप में यूज हो रहा है, किसी बगीचे के रूप में यूज हो रहा है, कोई गैरेज मैदान के रूप में यूज हो रहा है, तो स्थान नियंत्रण अधिनियम के प्रावधान में ये स्थान है और यहाँ पर यह अधिनियम प्रभावशील हो जाएगा। ऐसी कोई फिटिंग जैसे भवन के भाग और उसके लाभप्रद उपयोग के लिए कोई लगाई जाती है, वो भी स्थान की सीमा में आ जाएंगे। जैसे फिटिंग, सोफा, पलंग, कुर्सी, कोई बिजली की फिटिंग है, टेलीफोन फिटिंग है और तमाम इत्यादि डिस्क विस्क, जो भी अन्य कोई फिटिंग है जो भवन के लाभप्रद उपयोग के लिए, स्टेयर बना हुआ है उसमें कोई डिजाइन बनी हुई है, ये सब भी स्थान के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे। फिर कोई फर्नीचर जो ऐसे भवन के या भवन के उपयोग के लिए बनाए रखा और ये भूमि स्वामी ने दिया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई फर्नीचर उस स्थान में प्रयुक्त किया गया है, सोफा, पलंग, कुर्सी, ड्रेसिंग रूम, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, अगर ये मकान मालिक ने दिया है तो फिर ये स्थान के रूप में शामिल हो जाएगा। और अगर मकान मालिक ने नहीं दिया है तो फिर वो किराएदार का हुआ, तो फिर स्थान की परिभाषा में वो नहीं आएगा। तो इस प्रकार अगर इस पूरी परिभाषा को देखें तो ये परिभाषा हमें ये बात बताती है कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई आउट हाउस, मैदान, उद्यान, गैरेज है तो वो भी स्थान के रूप में शामिल है। अगर कोई ऐसा भाग है जो भवन के लाभप्रद उपयोग के लिए है
कोई ऐसी फिटिंग है जो भवन के लाभप्रद उपयोग के लिए लगाई गई है तो वो भी स्थान के रूप में आ जाती है, और कोई फर्नीचर जो मकान मालिक ने दिया हो वो भी स्थान के रूप में आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली परिभाषा लैंडलॉर्ड की दी गई। अगली परिभाषा इसमें दी गई है लैंडलॉर्ड, भूमि स्वामी। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये अलग से भी लिखने को आती है मेंस की परीक्षा में, और प्री की परीक्षा में भी इसमें ऑप्शन के रूप में हर बार कोई ऑप्शन बदल बदल कर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। भूमि स्वामी से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान का किराया, चाहे वह स्वयं के लेखे या किसी अन्य व्यक्ति के लेखे या उसकी ओर से या उसके फायदे के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के न्यासी, संरक्षक या रिसीवर की हैसियत से तत्समय प्राप्त कर रहा है। अगर इतनी परिभाषा को देखें तो यहाँ ये एक्ट लैंडलॉर्ड की परिभाषा को अलग तरीके से डिफाइन करता है। ये उसे ही अकेला लैंडलॉर्ड नहीं मानता जिसके नाम पर मकान है, जिसके नाम पर प्लाट है। ये उसे भी लैंडलॉर्ड भूस्वामी मानता है जो उस समय उस स्थान का किराया प्राप्त कर रहा हो, चाहे खुद के लिए प्राप्त कर रहा हो, चाहे अपने किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी भाई बहन उसके लिए प्राप्त कर रहा हो, या किसी के फायदे के लिए प्राप्त कर रहा हो, या फिर वो किसी संस्था का, किसी स्थान का न्यासी हो, ट्रस्टी हो, और एज ए ट्रस्टी वो किराया प्राप्त कर रहा हो। जैसे मंदिर की तरफ से ट्रस्टी होते हैं, मंदिर की दुकानें किराए से चलती है, कोई संस्था है, स्कूल है, उनके दुकानें बनी हैं, वो दुकानें किराए से चलती, कोई कॉलोनी बनाई है, उसके ट्रस्टी ने किसी को किराए पर दिया हो। तो यहाँ मकान मालिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो किराया प्राप्त कर रहा हो, चाहे खुद के लिए लेता हो, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए लेता हो, किसी व्यक्ति की ओर से लेता हो, या उसके न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में लेता है, वो मकान मालिक, वो स्थान का भूस्वामी माना जाए। अकेले वो नहीं माना जाएगा जिसके नाम पर स्थान है, नाम पर सेल डीड बनी है, तो सेल डीड वाला तो स्वामी हो सकता है, परंतु इस एक्ट के महत्व में भूस्वामी वो होता है जो उस स्थान को किराए पर देने के लिए किराया प्राप्त करता हो। आगे ये कहती है या प्राप्त करने का हकदार हो, या जो किसी अभिधारी को वह स्थान किराए पर दे दिया यानी कि दशा में किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, और उसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसा व्यक्ति आता है जो अभिधारी ना होते हुए समय समय पर भूस्वामी के हक प्राप्त करे। ये लाइन ऐसी भी वर्णन करती है कि यदि किसी स्थान के रूप में अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान को धारित करता है और उसका भूस्वामी अगर किराया लेने का हकदार होता है या वो किराया ले सकता है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत में भूस्वामी कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण लाइन आखिरी वाली है, इसमें यह बात बताएगी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समय समय पर अभिधारी ना होते हुए, यानी किराएदार नहीं होना चाहिए, और भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त करे, तो वो भी भूमि स्वामी होगा। जैसे मैंने अपना मकान किराए पर दिया और यदि मैं नहीं हूं आज, तो मेरे बाद भूस्वामी के अधिकार मेरे पुत्र को प्राप्त होंगे, तो मेरा पुत्र उस बात के लिए भूस्वामी माना जाएगा। परंतु अगर कोई किराएदार है और किराएदार मेरी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से किराया प्राप्त करे, तो भूस्वामी नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ किराया वसूल करने की जिम्मेदारी भर ली है। इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है कि जो अभिधारी ना होते हुए, यानी किराएदार ना हो और फिर किराया प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करे, तो वो व्यक्ति भूमि स्वामी। और अगर किराया प्राप्त करने कोई किराएदार हो और किराया प्राप्त करने का अधिकार रखे, तो फिर वो भूस्वामी नहीं। इस लाइन को उल्टी और सीधी दोनों तरफ से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। परीक्षा में कई बार ऐसा कर देते हैं कि एक भूस्वामी के रूप में किसको हक प्राप्त होगा, यदि ऐसा अभिधारी है और समय समय पर किराया प्राप्त करने का अधिकार रखता है, ये भूस्वामी नहीं है। लेकिन अभिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो किराया प्राप्त करने का अधिकार रखे, तो फिर वो भूस्वामी कहलाएगा, वो भूस्वामी के अधिकार प्राप्त करेगा। अगली परिभाषा इसमें दी गई है विधि पूर्ण वृद्धि, अपन एक्ट में आगे पढ़ेंगे। पट्टे की परिभाषा प्री की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पट्टे में उपपट्टा शामिल है, सब टेनेंट, सब लीज पट्टे में शामिल है। कुटुंब का सदस्य, देखिए कुटुंब का सदस्य
की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमारे हिंदू संस्कृति में या हमारे हिंदुस्तान में जो एक रहने का पैटर्न है, उसमें सभी लोग, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब लोग पिता माता, पितामही मातामही, पत्नी बच्चे भाई, अविवाहित पुत्री और पुत्र। पुत्र के सामने विवाहित अविवाहित शब्द नहीं है, दोनों चलेंगे, लेकिन पुत्री अविवाहित कुटुंब का सदस्य माना जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक व्यक्ति ऐसा शामिल किया गया कि उस निवास में अन्य नातेदार जो पूरी तरह उस स्वामी के ऊपर आश्रित। जैसे अगर मैंने ये मकान किराए पर लिया है और अगर मेरे पास मेरा भांजा आके रहकर पढ़ रहा है और वो पूरी तरह मेरे ऊपर आश्रित है, तो फिर मैं किराएदार हूँ, तो उसी किराएदार की श्रेणी में मेरा भांजा भी आएगा और वो मेरे कुटुंब का सदस्य माना जाएगा। भले ही चाहे वो मेरा भांजा हो, दूसरे कुटुंब का हो, मेरा भतीजा आ गया, कोई मेरा अन्य रिश्तेदार आ गया जो मेरे पास रहकर पढ़ रहा है और वो पूरी तरह मेरे ऊपर आश्रित है, उसे कुटुंब का सदस्य माना गया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए याद रखना चाहिए। आरसीए की परिभाषा अपन धारा 28 में पढ़ेंगे। मानक किराए की भी हम धारा 7 और 8 में पढ़ेंगे। अभिधारी, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। अभिधारी की परिभाषा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। किराएदार, टेनेंट, किराएदार से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से स्थान का किराया देय है। अब यही बात महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ से कोई किराया देना है, देय है, पेवल है, तो ऐसा व्यक्ति किराएदार। फिर यह किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने की दशा में किसी स्थान के लिए देय होता, या हम कोई व्यक्ति, हमारी ऐसी संविदा है, आपसे मेरी संविदा है, आप मेरे स्थान में भाड़े से रह रहे हो, आप मेरे किराएदार, ये लिखित अभिव्यक्त संविदा है। परंतु अगर आप मेरे यहाँ अपने मेरे कमरे का उपयोग कर रहे हो, एक दिन 2 दिन करोगे तो मेहमान हो जाओगे, परंतु अगर आप लगातार मेरे कमरे का उपयोग कर रहे हो और विवक्षित तौर पर हम दोनों के बीच ऐसा मान लिया गया है कि अब आप इस स्थान में मेहमान नहीं रहे हो, आप मासिक रूप से इस स्थान का उपयोग करने वाले हो और आप मेरे कुटुंब के सदस्य नहीं हो, तो आप उसके किराएदार हो गए। या फिर ऐसा कहें कि मेरे मकान के सामने जो आंगन है, उस आंगन में आपने एक दुकान लगा ली और दुकान चल रही है आपकी, तो 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं बोला, फिर उसके बाद मैंने नहीं बोला, आपने भी मेरी विवक्षित अनुमति से दुकान लगाने लिए, जैसे ही 30 दिन होंगे मैं किराया प्राप्त करने का हकदार हो जाऊंगा, आप मेरे किराएदार कहलाओगे। ये किराएदार। और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो उस स्थान का अधिभोग उप अभिधारी की हैसियत में रखता हो। हम परिभाषा में पढ़कर आ गए कि टेनेंट के अंतर्गत सब टेनेंट भी आता है, तो ऐसे ही अगर कोई उप किराएदार है तो वो भी किराएदार माना जाएगा। तथा ऐसा कोई व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आता है जो अपनी अभिधति का प्रयोजन हो जाने के पश्चात, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व हो या पश्चात, उसके पश्चात कब्जा रखे हुए है। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि इस किराएदार की परिभाषा के अंतर्गत, अभिधारी की परिभाषा के अंतर्गत टेनेंट के रूप में उस व्यक्ति को भी टेनेंट माना गया है, किराएदार अभिधारी माना गया है, जिसकी किराएदारी तो हमने समाप्त कर दी नोटिस से, परंतु वो अभी भी पोजीशन में है। अगर वो अभी भी पोजीशन में है तो फिर वो हमारा किराएदार हुआ, भले ही चाहे हमने उसकी किराएदारी समाप्त कर दी हो, उसकी नोटिस देख के उसकी टेनेंटशिप समाप्त कर दी हो, तब भी वो हमारा किराएदार है। लेकिन हाँ, आखिरी लाइन क्या कहती है, इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसके विरुद्ध बेदखली की कोई आदेश या डिक्री पारित कर दी गई। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, परीक्षा में इसको याद रखिएगा कि अगर जिसके विरुद्ध न्यायालय से कार्रवाई करके, आरसीए या किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्रवाई करके हमने उसकी किराएदारी समाप्त कर दी और न्यायालय ने उस पर ऑर्डर कर दिया, निष्कासन का आदेश दे दिया, तो फिर ऐसा व्यक्ति किराएदार नहीं होगा। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, ये याद रखिएगा कि जिसकी किराएदारी समाप्त कर दी गई हो परंतु फिर भी वो पोजीशन में है, ऐसा व्यक्ति
किराएदार है, किंतु जिसकी न्यायालय ने आदेश पारित करके या डिक्री पारित करके निष्कासन का आदेश दे दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति किराएदार नहीं। हम इसमें कुछ और दो शब्द पढ़ते हैं। ये जो व्यक्ति जिसकी किराएदारी हमने समाप्त कर दी है, ठीक है, और उसके बाद भी किराएदार के रूप में वो बना हुआ है, तो इसको स्टैट्यूटरी टेनेंट कहते हैं। ये स्टैट्यूटरी टेनेंट है कि किराएदारी तो समाप्त हो गई, परंतु चूंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसे तब तक किराएदार मानेंगे जब तक कि वो व्यक्ति के विरुद्ध निष्कासन का आदेश नहीं हो गया। तो हम ऐसे किराएदार को भी, तो ऐसे किराएदार का नाम स्टैट्यूटरी टेनेंट होता है। एक होता है प्रोटेक्टेड टेनेंट। तो प्रोटेक्टेड टेनेंट वो कहलाता है जो किसी संविदा के तहत किराए में है और संविदा उसको प्रोटेक्ट कर रही है, संविदा के अकॉर्डिंग वो रह रहा है, तो इसे प्रोटेक्टेड टेनेंट कह देते हैं। एक होता है टेनेंट एट सफरेंस। तो टेनेंट एंड सफरेंस भी वही होता है जिसकी किराएदारी समाप्त कर दी गई हो और उसके पश्चात भी वो भूस्वामी की स्वीकृति के बिना किराए से रह उस स्थान को खाली नहीं किया हुआ और उसने भूमि स्वामी द्वारा किराए स्वीकार नहीं करने पर भी वो कब्जा बनाए हुए है, तो ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति को टेनेंट एट सफरेंस कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। एक होता है टेनेंट मिस्ट्रेस। टेनेंट मिस्ट्रेस उसको कहते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ने स्थान किराए पर लिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो व्यक्ति बचे हुए होते हैं वो टेनेंट मिस्ट्रेस कहलाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और हम अगले जब भी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के वीडियोस डालेंगे हमारी चैनल पर, तो आपकी और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये परिभाषा हुई, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।